नमस्कार दोस्तों। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक एक बड़े ऐलान के साथ खत्म हुई। विपक्षी दलों ने ऐलान किया कि अब उस मोर्चे का नाम इंडिया होगा, जिस मोर्चे का मुख्य मकसद नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना होगा और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बेदखल करना होगा। बीजेपी के खिलाफ जुटे विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने प्रेस को एड्रेस किया, संबोधित किया और अपना एजेंडा बताया। जो मोर्चा बना है उसका नाम इंडिया, और इंडिया का मतलब राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी ने समझाया, आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंटल, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस। तो अब मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस एनडीए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बताया, जो जानकारी दी, उसके मुताबिक अब 11 नेताओं की एक कोर कमेटी बनेगी। उस कमेटी का एक कन्वीनर होगा, मतलब मोर्चे का एक कन्वीनर होगा। कन्वीनर का नाम अभी तय होना है। 2-3 नेताओं के नाम चर्चा में है, लेकिन अभी तय नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कयास नहीं लगाना चाहता हूं। और आने वाले दिनों में अगली बैठक मुंबई में होगी। उस बैठक में सीट शेयरिंग पर भी बात होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बात होगा और आगे की रणनीति तय होगी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो देश की सत्ता पर काबिज है, उसे कैसे 2024 के चुनाव में बेदखल किया जाए, कैसे 1 वर्सेस 1 की रणनीति तैयार की जाए। विपक्षी दलों की साझा रणनीति बीजेपी को 100, 150, पौने 200 सीटों पर हराने की तैयारी के लिए। हालांकि नेताओं की माने तो बेदखल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर सबको पता है कि कहीं न कहीं 125, 150, 200 सीटों पर भी अगर हम कामयाब हो गए 1 वर्सेस 1, तो बीजेपी की सीटें इतनी कम हो जाएगी कि या तो सत्ता से बाहर होगी या सरकार बनाना मुश्किल होगा। लेकिन यह ऐसा उनका आकलन, अनुमान है या उनका ऐलान है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं जिसमें वो सारे नेता जो शामिल हुए, उनकी तस्वीरें आप जानते ही होंगे। लेकिन अब जब यह बैठक खत्म हो गई या जब बैठक चल रही थी, उसी वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन था, वर्चुअल उद्घाटन कर रहे थे। और वर्चुअल उद्घाटन के वक्त सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बयान दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे? उनके भाषण के कुछ हिस्से मैं प्रधानमंत्री मोदी का आपको सुनाऊंगा, और जैसा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का पोस्टमार्टम करता हूं वो भी सुनाऊंगा। लेकिन एनडीए की बैठक हो रही है। उधर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हुई और दिल्ली में बैठक शुरू हुई। एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हो रहे हैं। 38 दल, गौर से सुनिएगा। एक अकेला सब पर भारी, ये नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी 38 दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। सबके नेताओं को न्योता देकर बुलाया गया, सबको नमस्कार करेंगे, मेजबानी करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। और बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीटों को लेकर हर राज्य में जहां उन्हें खतरा लग रहा है, जहां लग रहा है कि विपक्ष की मोर्चेबंदी की वजह से 2024 में जहां उन्हें लग रहा है उनकी जमीन खतरे में पड़ सकती है, उनकी सीट खतरे में पड़ सकती है, उसके लिए एनडीए के कुनबे का विस्तार करके और उसके बाद उस रणनीति पर एनडीए के नेता और बीजेपी बातचीत करेगी। ये लिस्ट है उन 38 दलों का। इसमें से जो 38 दल हैं, चूंकि कल जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष ने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर भानुमति का कुनबा बनाया, लेकिन इस 38 दल में 24 दल, 2 दर्जन ऐसे हैं दल जिनमें से 8-10 ऐसे हैं जिसका नाम किसी ने नहीं सुना होगा, और 24 दल ऐसे हैं जिनका लोकसभा या राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं है। जब आप दूसरों को कहते हैं भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो किसने बड़ा कुनबा किया है? उस पार्टी ने और उस नेता ने जो एक अकेला सब पर भारी कहकर संसद में विपक्षी दलों को उनकी हैसियत को लेकर मजाक उड़ा रहा था। वही नेता अपने इर्द गिर्द 38 दलों का कुनबा बना रहा है।
उस कुनबे की मीटिंग में क्या निकलेगा ये बात की बात है, जैसे होगा पता चलेगा बताएंगे। उसमें कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका 1 जिले, 2 जिले, 2.5 जिले, 2.25 जिले पर उनका असर है। लेकिन ऐसी ऐसी पार्टियों के नेताओं को भी बीजेपी अपने साथ अब जोड़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी अब कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। जिस बीजेपी को 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले तक लगता था 2024 में उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, इतना गुमान था कि प्रधानमंत्री के भाषणों में एक अकेला सब पर भारी जैसी बातें कही जाती थी, वही बीजेपी अब अपने कुनबे में छोटे छोटे दल, छोटे छोटे गुमनाम से नेता, उन सबको जोड़ने में लगी है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज कहा है, विपक्षी दलों की मोर्चेबंदी, घटक दलों के साथ एक साझेदारी, उस पर चर्चा, बातचीत, आगे क्या होगा, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो की बैठक होगी उसमें क्या होगा, वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जरा प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हाल के दिनों में जो बोलते रहे और जो करते रहे उस पर मैं कई बार बात करता हूं। आज का ये सुनिए। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। भ्रष्टाचार की दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा उन दलों के नेताओं को जो बेंगलुरु में एक साझा मंच बनाने के लिए, एक साझा मोर्चा बनाने के लिए बैठे थे। परिवारवाद के कट्टर समर्थक, कल भी मैंने वीडियो में जिक्र किया। अब इनके साथ भ्रष्टाचार की बात क्या करें, कितनी बार बात कर चुके हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं या तो बीजेपी में रहें या जेल में जाएं, या जिनका लगता है कि बीजेपी अपने साथ लाने के लिए ईडी और सीबीआई और ऐसी एजेंसियां जिनके पीछे छोड़ती है, ये तमाम आरोप लगते रहे। अजीत पवार का ताजा मामला है और ऐसे दर्जनों नेताओं का नाम। अब ये चूंकि परिवार का जिक्र आज भी कर रहे हैं, परिवार, मैंने परसों के एक वीडियो में विस्तार से बताया था, जरा बीजेपी के परिवार को, बीजेपी में कितने परिवार के लोग हैं उस पर विस्तार से बताया था, देख लीजिएगा। 3-3 पीढ़ियां बीजेपी में है या 3-3 पीढ़ियों वाले नेताओं से बीजेपी साझा तौर पर चुनाव मैदान में साझा तौर पर उतरती है या साझेदारी करती है। ऐसी लंबी लिस्ट है, इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार और परिवार, मोटे तौर पर मैं देख रहा था, परसों भी जिक्र किया था, राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि अब पवार परिवार, चूंकि अजीत पवार आ गए साथ, तो क्या ये परिवार नहीं है। उसके बाद पासवान परिवार, ये भी मैंने जिक्र किया था, पासवान परिवार, चूंकि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके भतीजे, पूरा कुनबा पासवान परिवार अब एनडीए के साथ है। हालांकि चिराग पासवान और उनके चाचा में झगड़ा बीजेपी कैसे मैनेज करेगी अभी देखना होगा। तस्वीर अभी कल ही आपने देखा जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ चिराग पासवान का, और चिराग पासवान अपने चाचा के खिलाफ हाजीपुर से चुनाव लड़ने को भी तैयार है या चाचा को हमसे बेदखल करने को तैयार है। बीजेपी ने दोनों को सेट किया। 2-2.5 साल से चिराग पासवान को किनारे छोड़ रखा था, अब चुनाव के वक्त एक अकेला सब पे भारी को लगा कि सबको जोड़ो, सबको लाओ, तो पासवान परिवार। उसके बाद राजभर परिवार, जिस ओपी राजभर ने कल ज्वाइन किया। क्या ये सब परिवार नहीं है? बाकी जो परिवार की लिस्ट मैंने दिखाई वो तो है ही, लेकिन ये जो ताजा जुड़े हैं, चौटाला परिवार की भी बात होती है। ऐसे बहुत सारे परिवार के लोग, 3-3 पीढ़ियों के लोग, 2-2 पीढ़ियों के लोग, परिवारवादी लोग हाल में भी जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, उनके 2 बेटे, दोनों की राजनीति में दिलचस्पी है। एक हार चुका है, दूसरे को गाजीपुर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और खुद योगी सरकार में मंत्री बनेंगे। क्या वो परिवारवाद नहीं है? अजीत पवार क्या परिवारवाद की पैदाइश नहीं? शरद पवार के भतीजे हैं। तो ऐसे परिवारवाद जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, अपना परिवार छोड़कर। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। ये सुनने में ऑफ द पीपल बाय द पीपल बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने स्कूल के दिनों में पढ़ा है, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की परिभाषा दी थी। लेकिन मोदी जी ये बोलते हैं
और परिवारवादियों का जिक्र करते हैं तो मैंने आपको बताया कि कितने परिवारवादी अब इनके साथ हैं। और 3-3 पीढ़ियों को फिर से एक बार वैसे मेमोरी के लिए, ये इतने नाम हैं जिसमें अनुराग ठाकुर से लेकर मुख्यमंत्री के पुत्र, अमित शाह के बेटे जय शाह, हालांकि राजनीति में नहीं है, बीसीसीआई में है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, नीरज सिंह जो उनके राजनाथ सिंह के बेटे हैं, दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, दुष्यंत के भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया, माफ करें इनके भांजे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में मंत्री हैं, एक बहन यशोधरा राजे सिंधिया जो बीजेपी में है मध्य प्रदेश में, इनकी माता राजमाता सिंधिया। तो पूरी की पूरी पीढ़ी बीजेपी में आज की तारीख में है। और मां अगर बीजेपी में नहीं होती, मुख्यमंत्री नहीं होती, केंद्रीय मंत्री नहीं होती, तो बेटे को न टिकट मिलता और न 28-29 साल की उम्र में सांसद बनते। ऐसे लंबी लिस्ट है। वरुण और मेनका का जिक्र मैंने परसों के वीडियो में किया, प्रमोद महाजन और पूनम महाजन का जिक्र किया। ये सब क्या परिवार की पैदाइश नहीं है या परिवारवाद का एग्जाम्पल नहीं है? अब विस्तार से जाऊंगा, लंबा होगा, इस पर मैंने कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में बताया है, ये आप सुन लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री अभी बेचैनी में इस तरह की बातें करेंगे लगातार, डिस्क्रेडिट करने के लिए उन विरोधी दलों को कि वो परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि मोदी गारंटी देता है, मैं गारंटी देता हूं जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें जेल के पीछे भेजा जाएगा और ये 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार अब इन्हीं के साथ। भारत, ये दूसरा वीडियो है। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। अगर देश के लोग इनकी सरकार बनाने का निर्णय ले ही चुके हैं तो फिर चिट्ठियां भेजकर ये 38 लोगों का, 38 संगठनों का कुनबा क्यों बना रहे हैं जिसमें 2 दर्जन ऐसे दल हैं जिनके कोई सांसद नहीं है, और 7-8 को अभी जोड़ा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और कुछ ऐसे नए संगठन, नए लोग, उनको क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों सबकी चिरौरी कर रहे हैं? क्यों राजभर, ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, हालांकि समय समय पर सब बीजेपी एनडीए के साथ रहे, अलग बात है, लेकिन सब अवसरवादी और मतलबी लोग हैं या मतलब के लिए कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी बीजेपी से बाहर रहे। लेकिन अब बीजेपी में सब आ गए तो इन्हें लग रहा है जो अच्छे हैं सब आ गए, जो बच गए। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती है। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, यह अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। ये 24 के लिए 38 होने वाले राजनीतिक दलों पर क्यों नहीं फिट बैठता है? माल कुछ, डब्बा कुछ, लेबल कुछ, ये बीजेपी के लिए क्यों फिट नहीं बैठता है? प्रधानमंत्री मोदी जो एकदम मानते हैं राष्ट्रवादी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, देशभक्त पार्टी है और एकदम विचारधारा वाली पार्टी है, उस पार्टी में ओपी राजभर का ऐसे आना, जिस ओपी राजभर ने योगी से लेकर मोदी को न जाने क्या क्या कहा, खुलेआम बीजेपी को गालियां दी, चप्पल जूते से मारने तक की बात की, समंदर में फेंकने की बात की और बहुत कुछ बातें की, भीख मंगवा देंगे बीजेपी के नेताओं को, योगी आदित्यनाथ को, ये सब बोलते रहे। वो आ गए तो वहां लेबल कौन सा है? दारा सिंह चौहान का लेबल कौन सा है? अजीत पवार पर कौन सा लेबल था जो इन्होंने चिपकाया था? अजीत पवार को तो 2014 से लेकर और अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले तक भ्रष्ट कहते रहे थे बीजेपी के नेता। चक्की पिसिंग का तो बयान था ही। तो वो कौन सा लेबल था? अजीत पवार और उनकी पार्टी पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेचुरली करप्ट पार्टी का लेबल लगाया था, 70,000 करोड़ के घोटाले का लेबल लगाया था। वो कौन सा लेबल था? वो लेबल वाले सब कहां गए? कितने नाम गिनाए? गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है मोदी जी अपने गठबंधन के लिए कर रहे हैं। यही जो लेबल और माल जो इधर जमा हो रहा है, इसमें 12-15 ऐसे हैं जिनका एक 2-2 जिले में जिनका असर है, जिनका नाम भी लोगों को नहीं पता है, उस राज्य के भी लोग नहीं जानते होंगे। ये सब जुट रहे हैं ताकि कह सकें
बता सके कि अगर जो विपक्ष है उस विपक्ष के पास अगर 26 है तो बता सके कि एनडीए के पास 38 है। सिर्फ ये बताने के लिए ये कुनबा जोड़ा गया है और इस कुनबे की पहली बार बैठक है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन दलों को साथ लेने की प्रवृत्ति वाले होते, गठबंधन धर्म को निभाने वाले होते, तो 4 साल में कई उनके सहयोगी छोड़कर ना जाते या उन्हें मजबूर न किया गया होता कि छोड़कर जाएं, और 4 साल बाद चुनाव के ठीक 10 महीने पहले उन गठबंधन सहयोगियों का विस्तार करके मोदी जी हाथ जोड़कर उनके साथ उनके सामने नहीं जाते जैसे आज जा रहे हैं। बरं, आज देश के लोग 2024 चुनाव में, ये तो सुन चुके हैं आप, अब ये सुनिए। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है। याद तो पूरा है, मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अद्भुत। सोचिए जरा, मोदी जी के 9 साल में 90 चेहरे, उस पर तो मैं वीडियो कर चुका हूं, कितने चेहरे मोदी जी के हैं। 20 दिन पहले कौन सा चेहरा था जो अजित पवार को भ्रष्ट कह रहा था? 20 दिन पहले कौन चेहरा था जो एनसीपी को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कह रहा था? 20 दिन पहले कौन चेहरा था जो गारंटी दे रहा था भ्रष्टाचार के आरोपियों को, विपक्ष के नेताओं को, कि उनको उनकी जगह तक सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा? और कुछ महीने पहले कौन सा नेता था जो कह रहा था एक अकेला सब पर भारी? तो कितने चेहरे हैं? अगर एक अकेला सब पर भारी है तो उस अकेले ने कुनबा क्यों बनाया? आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। ये फोटो होता तो अभी हम दिखाते, अभी आया नहीं है फोटो कि वो लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं जो अभी 38 की बैठक हो रही है। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने, पहला विचार देश के सामने क्या आता है? क्या आता है कि इनके लिए सत्ता कितना जरूरी है। पहला विचार क्या आता है कि कितने तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पहला विचार क्या आता है कि साम दाम दंड भेद करके ये कैसे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। पहला विचार क्या आता है कि जो कहते हैं वो करते नहीं है। पहला विचार क्या आता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। पहला विचार क्या आता है कि संत की तरह प्रवचन देना कुछ और है, और सत्ता में बने रहने के लिए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जिनके पीछे एजेंसियां छोड़ते हैं, या जिन्हें सलाखों का डर दिखाते हैं, उनको फिर अपने पाले में ले आते हैं। पहला विचार क्या आता है, भाषण में जुमले में कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन सब खाने वालों को बुलाकर जरूरत पड़ी तो एक साथ बैठकर मंच पर या स्टेज पर या कहीं बात करूंगा, अपने पाले में रखूंगा, कुनबा बनाऊंगा। तो क्या आता है, पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है। पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। बिल्कुल। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही व्याख्या प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज बैठक है एनडीए के 38 दलों की, कुनबे की, उसकी व्याख्या दरअसल सही कर रहे हैं। लेबल कुछ और है, माल कुछ और है, और वो माल और लेबल का फर्क यह है कि हर 2 साल में रीपैकेजिंग होती है। तो बहरहाल तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण था और ऐसे ही बोलेंगे, और ये कुछ विपक्ष के नेताओं के बयान हैं। चूंकि बड़ी बैठक हुई है, क्या होना है ये आगे की बात है, और 2024 के चुनाव में अब 10 महीने बाकी है, 10 महीने। क्या होगा उसके पहले बहुत कुछ अभी देखा जाना बाकी है। लेकिन बीजेपी को इस बात की चिंता कितनी सता रही है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को, कि जो प्रधानमंत्री मोदी अहंकार में, गुरूर में, घमंड में, गुमान में
किसी ढंग से सहयोगी दलों को कुछ समझते नहीं है। कई सहयोगी दल चले गए, उन्हें पूछा नहीं, जिसे जाना है जाओ, लेकिन अब प्रेम पत्र भेजकर, न्योता भेजकर उन्हें बुलाया गया है। अब जब बैठक हो रही है, इसका डर है, और यही डर है कि 26 के सामने 38 का आंकड़ा दिखाना। अब बहुत सारे नेताओं छोटे छोटे बयान है। मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। लालू यादव, ममता बनर्जी। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting. It's a constructive decision to be taken. All the agenda is very data discussed through it. आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है। अखिलेश यादव। मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। अखिलेश यादव। अरविंद केजरीवाल। I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now, I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and अरविंद केजरीवाल। और बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में एक तनातनी जैसी स्थिति थी। अरविंद केजरीवाल पहले गारंटी चाहते थे कि कांग्रेस जो अध्यादेश है, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, एक तरह से केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस अध्यादेश पर कांग्रेस समर्थन दे। आखिर कांग्रेस तैयार हुई, अरविंद केजरीवाल गए, और उसके बाद उनका बयान है। तेजस्वी यादव। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए। जयंत। देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे। अब जयंत चौधरी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं, जो बैठक हो रही है उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता हैं, अखिलेश यादव के साथ साझा गठबंधन में चुनाव लड़े, आखिरकार बेंगलुरु पहुंचे। सीताराम येचूरी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और ऐसे तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में आज विपक्षी दलों की एक सफल बैठक हुई, जिस बैठक में बड़ा ऐलान हो गया कि उस मोर्चे का नाम इंडिया होगा, और इंडिया को अपने ढंग से डिफाइन भी किया, जिसका जिक्र मैंने किया। और अब इंडिया बनाम एनडीए होगा, यानी 2024 का चुनाव बहुत अहम होगा। एक तरफ विपक्ष की मोर्चेबंदी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के 38 दलों का कुनबा। भले प्रधानमंत्री मोदी या जेपी नड्डा विपक्षी दलों के गठबंधन को भानुमति का कुनबा कहें, लेकिन एक कुनबा आज एनडीए का भी बना है, विस्तार हुआ है, और उस कुनबे की बैठक हो रही है। क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में नजर होगी, बताते रहेंगे। तो फिलहाल हाँ, ये जो एनडीए का, इंडिया का पूरा नाम है, जो विपक्षी दलों का मोर्चा होगा। तो फिलहाल इस बातचीत, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, किया है तो मुमकिन हो ज्वाइन करें। नमस्कार।